हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने सबने नाम सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, दो पायनियर्स हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो पहला नाम है एलेक जेफरी का, हु इज नोन एज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर इंडिया में बात करें तो लालजी सिंह ने पायनियर काम किया इन द फील्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और उन्होंने सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में ये काम स्टार्ट किया था, परफॉर्म किया था। पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, देखिए, एक मेथड है जहां पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को फाइंड आउट किया जाता है और हर इंडिविजुअल में कुछ यूनिक एरियाज होते हैं, तो उनके बेसिस पे इनको कंपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप देख पा रहे होगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं, 99.9% डीएनए सेम है हर इंडिविजुअल में, राइट। ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टेक्निक को कहाँ यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है कि जो 0.1% डीएनए ना बेटा, हर इंडिविजुअल है, डिफरेंट है, वो उसको यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। इसीलिए कोई भी दो इंडिविजुअल इस दुनिया में एक जैसे नहीं है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो वो जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। किस किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है बेसिस की कंपोजिशन पे, बेस कंपोजिशन पे। जो एटी रिच या जीसी रिच बेसिस हैं उनके ऊपर, सेगमेंट की लेंथ पे, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, कि वो माइक्रो सैटेलाइट की फॉर्म में है, मिनी सैटेलाइट की फॉर्म में है, इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। और जो 1.1% जो यूनिकनेस है उसको हम कह देते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जो कि मिनी सैटेलाइट का पार्ट होते हैं बच्चों। दे फॉर्म्स मिनी सैटेलाइट्स या रीजन ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। क्लियर। तो अब अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका जो डीएनए है उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, वो दो टाइप की हैं। माइक्रो, जहां पे सिर्फ 5 से 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और मिनी सैटेलाइट जहां पे 11 to 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और अभी मैंने बताया इनको कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। तो जो दो अलील है बच्चों, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा। अब इन दोनों में भी डिफरेंट कॉपी नंबर्स प्रेजेंट होंगे VNTRs के, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के। जनरली जो मिनी सैटेलाइट्स हैं वो 4 बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो कॉपी नंबर वेरी करेगा हर क्रोमोसोम में। ये नहीं है कि सारे क्रोमोसोम में कॉपी नंबर सेम होगा, हर क्रोमोसोम में ये अलग अलग होता है। क्लियर। तो जो मिनी सैटेलाइट के एरियाज हैं वहां पे VNTR प्रेजेंट हैं, जो यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं हर इंडिविजुअल को। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, अब जो VNTRs है उसका साइज होता है 0.1 से 20 किलो बेस पेयर तक, ठीक है। ये यहां पे देख पा रहे हो, मैटरनल और पेरेंटल, फादर और मदर का जो कॉपी नंबर है किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए, दोनों में अलग अलग है ना। तो आपको अब पता चल रहा होगा इसकी यूनिकनेस क्या है। अब कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वहां से ब्लड सैंपल लिया जाएगा, डीएनए का सैंपल लिया जाएगा और डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। डीएनए आइसोलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो बल्क जो डीएनए था जीनोम का, उससे डिफरेंट पीक्स मिलती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। यहां पे आप देख पा रहे हो, पहले हमने सैंपल लिया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वहां पे अलग अलग पीक्स मिलेंगी, है ना।
और जो स्मॉल पीक्स होंगी वो सैटेलाइट डीएनए को रिप्रेजेंट करेंगी, जो बल्क डीएनए है उसकी लार्ज पीक्स होंगी, मेजर पीक्स होंगी। क्लियर टू एवरीवन? तो पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से उसकी कटिंग कर दी जाएगी। तो सेकंड स्टेप इज डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जो हमारा डीएनए सैंपल मिला हमें, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से कटिंग कर ली जाएगी, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बना लिए जाएंगे वेरियस साइजेस के, और इससे क्या होगा, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? नाउ these DNA fragments undergoes gel electrophoresis। तो जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो एगरोज जेल होता है, और डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम एक बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना बेटा हमारा, वो हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसको कहते हैं सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक, कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को एल्कली सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाने से डिनेचुरेशन हो जाता है और डबल स्ट्रैंड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि इसी सदर्न टेक्निक में जो ब्लोट्स हमारे बने, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, उनको एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, आपको अगर दिख रहा होगा तो इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है बच्चों? अगर आप में से किसी ने पढ़ा है अभी तक तो बताइए, कि उसके इंप्रेशंस आ जाते हैं, है ना, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका वहां पे आ जाएगी। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था हमारा, उसको हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। दो एरियाज इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो उसके फ्रेगमेंट्स, उसका पैटर्न यहां पे हमें ऑब्टेन हो जाएगा ऑन ब्लोटिंग पेपर या नाइट्रोसेलुलोज पेपर। अब अगला पॉइंट बहुत क्रूशियल है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। क्या होती है डीएनए प्रोब? कि ऐसे रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? जो पॉसिबल वीएनटीआरस हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस हैं। ये अब उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हमने डाल दी। अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाएगी डीएनए फ्रेगमेंट्स की। देख रहे हो आप यहाँ पे कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का जो या फिल्टर पेपर था, उस पर हमने प्रोब ऐड कर दिया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो कुछ तो बाइंड कर जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड वीएनटीआरस के साथ, है ना, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको वॉश कर देंगे हम। तो अब मिला हमें हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, जहां पे एक प्रोब यूज किया हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला वीएनटीआर के। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात? अब जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए था उसमें से हमने एक्सेस को रिमूव कर दिया और ऑटो रेडियोग्राफी की। ऑटो रेडियोग्राफी आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हो कि हमने एक इस तरह से एक्सरे फिल्म डेवलप की उसकी, है ना। तो यहां पे हमें इस तरह से लाइट और डार्क बैंड मिलेंगे। ये मान लो हमारा एक एक्सरे है, यहां पे हमें कुछ डार्क बैंड्स मिलेंगे, कुछ लाइट बैंड्स, कुछ डार्क बैंड्स, कुछ लाइट बैंड्स। तो इस तरह से एक एक्सरे फिल्म डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम क्या कह देते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। कि हाइब्रिडाइज जो डीएनए था हमने उसको एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज कर दिया, जिससे अलग अलग लाइट और डार्क बैंड हमें मिल गए। अब ये जो डार्क बैंड्स हैं बच्चों, ये जो डार्क बैंड्स हैं ना, ये डार्क बैंड डीएनए फिंगरप्रिंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये बनाते हैं डीएनए की प्रोफाइल। बात समझ आई? ओवरऑल हम समरी देख लेते हैं।
कि अगर डीएनए का अमाउंट बहुत कम है तो उसको हम एम्प्लीफाई कर लेंगे यूजिंग पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं। वहां पे कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक होता है थर्मोस्टेबल, हीट स्टेबल एंजाइम, थर्मस एक्यूटिकस से उसको ऑब्टेन किया जाता है। पूरी प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन जो हाई टेम्परेचर पे होता है, उसके बाद एनेलिंग, प्राइमर का एडिशन एंड देन एक्सटेंशन ऑफ द चेन। तो ये जो एंजाइम का नाम है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे किस किस को याद है। तो पीसीआर के हेल्प से अगर अमाउंट कम है, क्राइम सीन डिटेक्शन पे आपने देखा होगा ना, वो फिल्मों में दिखाते हैं, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो पूरा का पूरा एक बार समरी अगर हम देखें तो डीएनए को आइसोलेट किया हमने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनवा लिए। वो जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स थे उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाकर और बैंड्स ऑब्टेन कर लिए। अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलोन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करवा दिया। सदर्न ब्लोटिंग के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब यूज किया गया, वीएनटीआर प्रोब जिसको कहा जाता है। और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद एक्सरे फिल्म डेवलप कर ली गई, जहां पे लाइट और डार्क बैंड मिले। डार्क बैंड डीएनए फिंगरप्रिंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, आप में से आप कितने बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं? चलिए, पहला डीएनए ब्लड सैंपल था, इसका आइसोलेशन कर लिया हमने। उसके बाद वेरी गुड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके हमने इसकी कटिंग कर दी। उसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। क्लियर? उसके बाद क्या करवाया गया? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करवाने के बाद क्या करवाया गया? रेडियोग्राफी करवाई गई, जहां पे रेडियोएक्टिव प्रोब यूज किया गया, जिसकी बेस सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री थी वीएनटीआर के। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया एंड फाइनली एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड। होप आपको प्रोसेस अब समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस यूज कहां होती है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक साइंस में यूज की जाती है। पैटर्निटी इशू के केसों, रेप के केसों, मर्डर के केसों, वहां पे इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, करमचंद जासूस, सीआईडी, तो वो सैंपल कलेक्ट करते हैं वहां से और फिर धीरे धीरे उसको पता नहीं क्या क्या एक सेटअप सा दिखा देते हैं। तो ये सारे स्टेप्स वहां पे फॉलो किए जाते हैं। तो अगर डिस्प्यूट केस हो कि फादर का पता ना चल रहा हो, तो वीएनटीआर को कंपेयर कर देंगे बच्चे के वीएनटीआर के साथ या बच्चे के डीएनए प्रोफाइल के साथ। अभी बात बताऊंगा कैसे होता है। जो जेनेटिक डिजीजेज हैं उनको उनका डायग्नोसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो फाइलोजेनेटिक स्टेटस मतलब जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है उसको ट्रेस आउट करने के लिए, और पॉपुलेशन में डाइवर्सिटीज को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये वाली जो मैं बात बता रहा था आपको, मर्डर के केसेस, देखिए ये मदर का डीएनए प्रोफाइल है, ये चाइल्ड का है जो सस्पेक्टेड है, सॉरी जो बच्चा है जिसके फादर का पता लगाना, और ये 3 सस्पेक्ट्स हैं, 3 मेल मेंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। अब आप देखिए कौन सी सीक्वेंसेस किसके साथ कंपेयर हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस यहाँ पे कंपेयर हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। क्लियर? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कंपेयर है, यहाँ पे भी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम सिमिलरिटीज आपको दिखने मिल रही है। तो पर्सन 1 जो मेल 1 है इज लाइकली टू बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो पैटर्निटी इशू के केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए
अब देखिए, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्राइम सीन को शॉर्ट आउट करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। फादर और मदर का क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल ए का डीएनए है, ये इंडिविजुअल बी का डीएनए है। अब शॉर्ट टैंडम रिपीट्स STR यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो ये जिसके साथ कंपैरिजन होना है, ये हम कह सकते हैं जो सस्पेक्ट है कि जिसका डीएनए, जिसका सैंपल मिला है क्राइम सीन से, उसके साथ जब कंपैरिजन करवाते हैं, ये दोनों सस्पेक्ट्स हैं, या ये सैंपल मिला, इसको कंपेयर किया, तो देखिए कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है। ये वाली सीक्वेंस मिल गई, ये वाली सीक्वेंस मिल गई, ये वाली दोनों में मिल रही है, ये वाली सीक्वेंस में यहाँ पर मैच हो रही है। तो इसका मतलब जो सस्पेक्ट बी है, ही और शी इज द विक्टिम। क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह के केसेस के लिए भी इसको वाइडली यूज किया जाता है बच्चों। तो होप आपको चीजें अब समझ में आने लगी होंगी। उसके बाद जो माइग्रेटरी हिस्ट्री है ना ह्यूमन स्पीशीज की, जिसको हम कहते हैं जीनोग्राफी, इसको क्या कहा जाता है? जीनोग्राफी। उसको स्टडी करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं। क्लियर? एक क्लासिकल केस मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, बॉम्ब से उनको उड़ा दिया गया था, है ना। तो वहाँ पे इतने सारे सैंपल्स मिले, इतने सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया था जो विक्टिम है उसको, जो मर्डरर है उसका पता लगाने के लिए। तो उस केस में इस टेक्निक को यूज़ किया गया था। हमारा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो उनको एक ह्यूमन बम था जिसका नाम भी अगर मैं बताऊं आपको, धनु नाम था उसका, उसने उनको उड़ा दिया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इतना ज़्यादा ब्लड, इतने सारे डीएनए के सैंपल्स वहाँ पे थे, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई, सबके सब जो वहाँ पे सैंपल्स मिले थे, और तब ये पता लगा कि हु वाज द रियल कल्प्रिट, मर्डरर कौन था। समझ आ गई बात? चले आगे। चलिए, अब आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा यूनिट कंप्लीट हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर जाकर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, जिससे आपके जो नोन हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल बायोनीति पर भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। वहाँ पे सैम्पल पेपर्स हैं, वहाँ पे PYQs हैं, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्टली मैं जो हमेशा कहता हूँ आपको, अगर अभी भी कोई डाउट है, स्टिल इफ़ यू आर हैव एनी इशू, फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन। आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।